हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, लहासा की ओर पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है। उसका बेटा आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं। पेज नंबर 28। बेटा अपनी किताब ओपन कर लें। पेज नंबर 28 लिखा है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि लहासा की ओर पाठ एक यात्रा का विवरण है, जिसे लेखक राहुल सांकृत्यायन और उनके सहयात्री मानी साथ के यात्री जिनका नाम सुमति है, अपने सहयात्री सुमति के साथ इन्होंने इस यात्रा को किया है 1929-30, जो इस पाठ में बताया गया। वैसे तो उन्होंने 2 बार इस यात्रा को किया है, यानी इसी लहासा तिब्बत की यात्रा उन्होंने 2 बार किया है। ठीक है बेटा। अब ये क्या है, तिंगरी क्या है बेटा, स्थान का नाम है। मैं आपको शुरू में बता चुका था कि इस पाठ में, किस पाठ में, लहासा की ओर पाठ में बहुत कठिन शब्दावली भी आपको मिलेगी। तो आपको उन शब्दों को जो कठिन हैं उनको 2 बार अपनी आंसर नोटबुक में लिखना है और उनका बोलने का प्रयास भी करना है, उच्चारण भी करना है उनका, यानी प्रोनाउंसिएशन भी करना है। लिख रहे हैं, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। कौन? लेखक और उनके सहयात्री सुमति। तिंगरी का स्थान का नाम है, लोकल प्लेस है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। अंडरलाइन कर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें बताई जा रही है कि जो चारों ओर से घिरा हुआ है उस पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी भी बोलते हैं। देखिए बता रहे हैं हमें, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, मानी परिचित लोग थे, जानकार लोग थे, जिनके यहाँ वो ठहरते थे। काफ़ी दिन तक भोजन उन्हें मिल जाता था, रहने की स्थान मिल जाता था, उनको बोला गया यजमान। ठीक है। कपड़े की पतली पतली चिरी बोलते हैं जो कपड़े फाड़े जाते हैं, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मूल तो वहाँ पे वो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। अभी गंडे क्या हैं, यदि आप ये समझ लो, वो लोग जो है वहाँ पर रहने वाले लोग कुछ मंत्रों के माध्यम से मंत्र पढ़ करके एक कपड़े में उसकी एक छोटी सी गांठ बांध देते थे, उसको धागे में बांध दिया, उसको वो गंडा बोलते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझना है ऐसे। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब उनका प्रमुख तीर्थ स्थान है बोध गया, अगर वहाँ से लाए हुए गंडे ख़त्म हो गए, वो अपनी व्यवस्था करते थे, किसी पे भी कपड़ा लपेटा और जो मंत्र पढ़ कर के उन्होंने गांठ बांधी हुई है, कपड़े पे बांधा, उसका वो प्रचार प्रसार खूब करते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमति। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मतलब मेरे मन में यह विचार आया कि यदि सुमति इस समय वहाँ गए तो कम से कम 1 हफ्ता वहीं रुक जाएंगे, अपने यजमानों के यहाँ रुक जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। गंडे क्या है, फिर बता रहा हूँ, जो फाड़े हुए कपड़े होते हैं उस पर एक कुछ मंत्र पढ़ करके एक गांठ बांध देते हैं, उन्होंने डंडे में लगा लेते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग, उसकी बात वो कर रहे हैं। मगर आसपास के गांव में मत जाओ। यानी लेखक राहुल सांकृत्यायन में बता रहे हैं कि मैंने उन्हें ये सलाह दी, आप भले आसपास के गांव में इन गंडों को बांट दो, धर्म का प्रचार प्रसार जरूर करो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए, पर मेरी सलाह मानिए। क्या मानिए, क्या कह रहे हैं? इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। अब ये यात्रा आगे बढ़ती गई, स्टेशन आते गए बेटा, जो ठहराव आते गए, और वो कहाँ गए, क्या बता रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लहासा पहुंच करके रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया का मीनिंग बेटा भारवाहक, मैंने माल ढोने वाला। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। उस स्थान पर कोई भार को, यानी सामान को लादने वाला न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें मानी ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। मानी जब पसीना आता है तो थोड़ी देर में पसीने के बाद ठंडक महसूस होती है। ऐसा अनुभव जो उन्होंने यात्रा में किया है, पहाड़ी जगह है, उसके बारे में राहुल सांकृत्यायन में बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, बहुत कुछ नॉलेज पैराग्राफ में मिलेगी, कहानी का समापन भी हो जाएगा, तो ध्यान से समझें आप लोग।
ये कह रहे हैं आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, मैंने कई बार बताया आपको कठिन शब्दावली है। ये गाँव है से डॉ न पढ़ें आप लोग। ये क्या है? गाँव, क ख ग घ और गाँव लास्ट जो अक्षर होता है। तो ये तिंगरी स्थान का नाम है, लोकल प्लेस है, स्थानीय स्थान का नाम है। ये लिख रहे यद्यपि सुमति के परिचित, यद्यपि मैंने फिर भी, सुमति के परिचित मानी जानकार तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार, ये भी जगह का नाम है, लोकल प्लेस है वहाँ पर, शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। किसने? सुमति ने कहा। अब आगे ध्यान दें बेटा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, ब्रैकेट में लिखा है विहारों, के हाथ में है। जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं, मुस्लिमों की मस्जिद होती हैं, यानी कि पूजा पाठ करने का ये माध्यम है, सबका अपना अपना रिवाज है, परंपराएं हैं। वैसे बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या होता है, उसको मठ बोला जाता है। उसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन जागीरदारों में बटी हुई है। इन लोकल जो मालिक हैं उनको जागीरदार बोला गया है, उस पर उनका अधिकार होता है। वो क्या व्यवस्था करते हैं ध्यान दें। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मानी बिना मजदूरी के भी मजदूर वहाँ पे मिल जाते थे उस समय। उन जागीरदारों की व्यवस्था होती थी। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो बौद्ध धर्म की रक्षा का संकल्प लेने के लिए भीख भी मांगते हैं। ठीक है बेटा, आज के भिखारी की तरह नहीं है बेटा। वो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, इसलिए उनको भिक्षु बोला गया है। आगे लिखा है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, उसको राजा से कम अधिकार नहीं होते हैं, राजा के समान अधिकार होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया, शेखर मीन शेखर विहार, शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, ब्रैकेट में लिखा नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मीनिंग है सभ्य पुरुष, भद्र मानी सभ्य पुरुष। वह बहुत प्रेम से मिले। अब उनके बारे में बता रहे हैं कि जो शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे हैं, ठीक है बेटा, वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे, बहुत ही सभ्य पुरुष थे, बहुत प्रेम से वो मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। आपको कई बार हमने पाठ में बताया है, पिछली वीडियो में बताया है कि लेखक राहुल सांकृत्यायन ने ल्हासा की यात्रा 2 बार की है। एक बार भिखारी के बेस में की है, एक बार सभ्य पुरुष के बेस में की है। अब भिखारी के बेस में क्यों करनी पड़ती थी? जब जब उन्हें कोई चोर डकैती का एहसास होता था कि लूटने वाले आ गए, तो क्या अपने सिर की टोपी उतारते थे। और आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, कुची कुची यानी दया करो, भीख दो, ऐसा वेश अपनाते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हम इसे बैक में क्यों किए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हालांकि उस वक्त मेरा वेशभूषा पहनावा ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, उनके मन में मेरे प्रति कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। अब क्या कह रहे हैं आगे, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर लिखा है कोष्टक में, ब्रैकेट में बुद्ध वचन अनुवाद। वो कंजुर क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा ट्रांसलेट अनुवादित कि हस्तलिखित का मीनिंग क्या है? हाथ के द्वारा लिखित, हाथों से लिखित या हाथों के द्वारा लिखी गई 103 पोथियाँ, पुस्तकें रखी हुई थी। एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं, उसमें जो कंजुर शब्द बोला है, महात्मा बुद्ध के द्वारा अनुवादित 103 पुस्तकें उस मंदिर में रखी हुई थी। बहुत अच्छा प्रसंग है बेटा, ध्यान दें। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं कि मैंने अपना आसन भी, मानी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मैंने वहीं रख लिया। उन किताबों को मेरा अट्रैक्शन गया, आकर्षण हुआ, उन किताबों में आकर्षित हुआ, उन किताबों के मेरा ध्यान गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी मानी पुस्तक, पोथी मानी पुस्तक, एक बचन पोथी, बहुवचन पोथियाँ। ठीक है बेटा, एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रही होगी। अंडरलाइन कर दें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है। 15 शेर क्या चीज़ है बेटा? शेर एक गांव का पात्र, बर्तन होता था माप तौल के लिए।
एक सेर में आधा किलो, एक सेर में आधा किलोग्राम, कुछ भी आप माप सकते थे, गेहूँ, चावल, आटा। ये गांव आज भी कहीं भी आपको गांव में मिलेगा, कहीं कहीं आज भी मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? आधा सेर का पात्र एक होता था, वृत्ताकार पात्र होता था, ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते थे? तो वो क्या कह रहे हैं, एक एक पुस्तक का जो वजन है वो लोग 15 सेर से कम नहीं है, लगभग 7.5 किलो की एक पुस्तक थी, ठीक है बेटा, ऐसा आपको समझना है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर पूछा कि मैं अपने यजमानों के पास चले जाऊं, किससे? राहुल संकृत्यन से। राहुल संकृत्यन के सह यात्री हैं सुमति। ढंग से बेटा याद, नाम याद रखना, सुमति नाम है, एग्जाम में सुमति मत लिख देना, सुमति नाम है उनका। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, फिर अंडरलाइन कर दें। इसका मतलब ये, इसका अभिप्राय ये है कि लेखक राहुल संकृत्यन को जब किताबें दिखी उन्होंने वहीं पर आसन जमा लिया, अब मैं पुस्तकों पढ़ने में बिजी हो गया, उन पुस्तकों को पढ़ने में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, मानी मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए मैंने सुमति को बोला कि तुम बार बार कह रहे हो मैं अपनी यजमान के पास जाऊँ, मैं अपने यजमान के पास जाऊँ, आप जाइए, क्योंकि मैं पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गया था। दूसरे दिन वह गए, कौन? सुमति। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मुझे ये लगा था 2-3 दिन बाद वापस लौटेंगे, लेकिन वो उसी दोपहर को वापस आ गए। कौन? सुमति। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, जहाँ पर लेखक पहुँचे हुए हैं इस यात्रा में, वहाँ से तिंगरी गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। लेखक में बता रहे हैं, हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुनम से, वो भिक्षुनम से जो उस शेखर बिहार की खेती का मुखिया था, उससे हमने क्या ली? विदाई लेकर हम चल पड़े। यानी लेखक ने हमें यहाँ पर ये तो नहीं बताया है उनकी यात्रा आगे कहाँ पर एंड हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ से कि हमने उस भिक्षुनमजे से, जो शेखर बिहार की खेती का मुखिया है, उससे हमने वहाँ पर विदाई ली। और यहीं पर इस पाठ का समापन बता रहे हैं लेखक राहुल संकृत्यन जी। तो ये थी बेटे एक लहासा तिब्बत की यात्रा का विवरण। बहुत अच्छा प्रसंग रहा है, बहुत अच्छा प्रसंग है, एक प्रेरक प्रसंग भी है। और तिब्बत के समाज के बारे में हमें बताया गया है, तिब्बत के समाज में क्या क्या व्यवस्था है, तिब्बत के समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं, ये इस पाठ में हमें बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछें। धन्यवाद।